कहानी की शुरुआत होती है डकोटा नाम की एक लड़की से, जो अपने घर पर आराम से फोन पर बात कर रही होती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और सभी स्टोर बंद किए जा रहे हैं। सामने वाला उसे सलाह देता है कि जल्दी जाकर राशन ले लो। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी से होती है, जो घबराकर उसे अंदर जाने को कहता है और बताता है कि इस पूरे इलाके को खाली करने का ऑर्डर आ चुका है, क्योंकि तूफान और पानी के तेज बहाव से ये जगह डूब सकती है। डकोटा को अंदाजा तो था कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इसे गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो अपनी माँ की यादों से जुड़े इस घर को छोड़ना ही नहीं चाहती। फिर सीन बदलता है और हमें डी नाम की लड़की दिखाई देती है, जो अपने दो भाइयों रोन और विल के साथ तालाब में मस्ती कर रही होती है। तभी उनके पिता विलियम वहाँ आ जाते हैं, जो असल में उनके सगे पिता नहीं है, बल्कि उन्होंने इन बच्चों को गोद लिया है। लेकिन उनका व्यवहार बहुत कठोर है। वो हर समय बच्चों पर चिल्लाते रहते हैं और कभी भी प्यार से बात नहीं करते। क्यों ऐसा है, ये आगे पता चलेगा। फिर कहानी हमें लीसा की तरफ ले जाती है, जो कार चलाते हुए अपनी माँ से बात कर रही होती है और इसी बातचीत से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है। ऊपर से उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है। वो घर लौट रही होती है। तभी उसकी माँ बताती है कि तूफान की वजह से ब्रिज बंद हो चुका है और रास्ते में वो लोगों को भागते हुए देखती है। लेकिन फिर भी वो इसे हल्के में लेती है और सोचती है कि बस एक छोटा तूफान होगा। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एडवर्ड नाम का एक मरीन बायोलॉजिस्ट दिखाई देता है, जो समझ चुका है कि समुद्र में कुछ बहुत खतरनाक बनने वाला है। रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म हो जाता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे बाढ़ भी आ सकती है। वो तुरंत अपनी भतीजी डकोटा को कॉल करके चेतावनी देता है कि अगर बाढ़ आई तो पूरा शहर डूब सकता है और उसे तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन डकोटा अपनी माँ की यादों की वजह से घर छोड़ने को तैयार नहीं होती। एडवर्ड मजबूरी में कहता है कि अगर कुछ हुआ तो वो खुद आकर उसे बचाएगा। दूसरी तरफ विलियम बच्चों को घर लेकर आता है और तूफान की खबर को मजाक में उड़ा देता है। वो अपनी पत्नी के साथ बेसमेंट में जाकर ड्रिंक करने लगता है, जहां उसकी पत्नी एक लिफाफे की बात करती है। लेकिन जैसे ही डी वहां आती है, वो उसे छुपा देती है। डी भूखी होती है, लेकिन उसे सिर्फ सूखा ब्रेड दिया जाता है, जबकि घर में अच्छा खाना मौजूद है। साफ दिखता है कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। विलियम उसे सख्त मना करता है कि वो दोबारा बेसमेंट में ना आए। फिर सीन एडवर्ड की तरफ जाता है, जहां एक रिपोर्टर उससे जानकारी लेने आता है, लेकिन वो कुछ साफ नहीं कहता। वहीं रिपोर्टर न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है कि तूफान के साथ बाढ़ आएगी और शायद शार्क अटैक भी हो सकता है। कुछ ही देर में तूफान शुरू हो जाता है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि बांध टूट जाता है और समुद्र का पानी शहर की तरफ बढ़ने लगता है। उसी वक्त लीसा घर लौट रही होती है, लेकिन रास्ते में गिरे पेड़ की वजह से ट्रक ड्राइवर उसे रोक देता है और वापस जाने को कहता है। तभी पानी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। घबराकर लीसा कार को तेज भगाती है, लेकिन कार पेड़ में फंस जाती है। उधर ट्रक ड्राइवर भी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उसे अपने साथ बहा ले जाता है और लीसा भी उसी में फंस जाती है। पानी के तेज बहाव में उसकी कार तैरते हुए एक पेड़ से टकरा जाती है और वो बीच में फंस जाती है। अब वो बाहर नहीं निकल सकती। इसी बीच ट्रक का टैंक टूटकर पानी में मीट और खून फैला देता है, जो एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि अब शार्क कभी भी आ सकती है। तूफान अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और पानी का तेज बहाव सीधे घरों के अंदर घुसने लगा। डकोटा के घर की खिड़कियां टूट जाती है और पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। वही पानी धीरे धीरे विलियम के घर तक भी पहुंच जाता है। लेकिन विलियम अब भी बेफिक्र बैठा रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका घर पूरी तरह सुरक्षित है। पर कुछ ही पलों में कांच टूटता है और पानी अंदर आ जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रोन तुरंत समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है और वो विलियम को याद दिलाता है कि कार में लाइफ जैकेट रखी है, जो उनकी जान बचा सकती है। इसी बीच हम दो लोगों को देखते हैं, जो नाव से ट्रक ड्राइवर को बचाने आ रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें लीसा की चीख सुनाई देती है। एक आदमी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे बचा लेगा। लीसा रोते हुए बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे अकेला मत छोड़ना।
आदमी अपने दोस्त से कट्टर मशीन लाने को कहता है, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त मशीन लेकर लौट रहा होता है, अचानक पानी के अंदर कुछ उसे पकड़कर खींच लेता है। उसका दोस्त घबरा जाता है और उसे ढूंढने लगता है। कुछ सेकंड बाद वो आदमी ऊपर आता है, लेकिन उसका एक हाथ गायब होता है। वो किसी तरह तैरकर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक शार्क हमला कर देती है और उसे खींच कर ले जाती है। ये खौफनाक नजारा डकोटा अपनी आंखों से देख रही होती है और डर के मारे चिल्ला उठती है कि वहाँ शार्क है। ये सुनकर लीसा की हालत और खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रक ड्राइवर भी होश में आता है और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक शार्क उसे भी तुरंत खींच कर ले जाती है। अब हर तरफ मौत ही मौत नजर आ रही थी। एडवर्ड को रिपोर्ट से पता चलता है कि बांध टूट चुका है और शहर पानी में डूब रहा है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी भतीजी खतरे में है। वो तुरंत रिपोर्टर्स की मदद लेता है ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके। उधर विलियम और उसकी पत्नी कार की तरफ बढ़ते हैं ताकि लाइफ जैकेट लेकर निकल सके, लेकिन अचानक एक बेबी शार्क विलियम पर हमला कर देती है और उसके बाद बड़ी शार्क उसकी पत्नी को भी खत्म कर देती है। दोनों की मौत के साथ ही बच्चे फिर से अकेले रह जाते हैं। दूसरी तरफ लीसा कार के अंदर बुरी तरह फंसी होती है और डकोटा खिड़की के पास खड़ी होकर उसे देख रही होती है। लीसा बार बार उससे मदद की गुहार लगाती है। डकोटा डर से जमी हुई थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लीसा प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे को बचाना चाहती है, तब उसका दिल पिघल जाता है, क्योंकि वो खुद भी माँ को खो चुकी है। वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो, उसे लीसा को बचाना ही होगा। वो नीचे जाकर एक चाकू उठाती है और हिम्मत जुटाकर पानी में उतर जाती है। धीरे धीरे वो लीसा तक पहुंचती है और कार में फंसी लकड़ियों को काटकर उसे आजाद कर देती है। फिर दोनों मिलकर किसी तरह घर के अंदर पहुंच जाती है। अब विलियम के बच्चे भी घर के अंदर फंसे हुए हैं और बाहर हर तरफ शार्क घूम रही है। डी दरवाजा बंद करने जाती है ताकि शार्क अंदर ना आ सके, लेकिन तभी एक शार्क दरवाजे पर हमला करने लगती है। डी डर के मारे संभल नहीं पाती, लेकिन उसका भाई वक्त पर उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। अब ये तीनों बैठकर प्लान बनाते हैं कि कैसे यहाँ से निकला जाए। रोन कहता है कि अगर शार्क का ध्यान भटकाना है तो पानी में मीट फेंकना होगा जिससे वो कार तक पहुँच सके। डी को याद आता है कि बेसमेंट के फ्रिज में मीट रखा है, लेकिन वहाँ तक जाना आसान नहीं क्योंकि घर के अंदर ही एक शार्क घूम रही है। तभी अचानक विलियम वापस दिखाई देता है। वो मरा नहीं था, बल्कि जख्मी हालत में पानी में ही था। वो बच्चों से मदद मांगता है, लेकिन साथ ही उन्हें आदेश भी देता है कि बाहर जाकर मदद लाओ। रोन उसे समझाने की कोशिश करता है कि बाहर जाना मौत को बुलाना है, लेकिन विलियम उसकी बात नहीं मानता। तभी बच्चों को वो लिफाफा मिल जाता है जिसे उसकी पत्नी छुपा रही थी। उसमें सच सामने आता है कि सरकार हर महीने पैसे देती है ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके, लेकिन विलियम और उसकी पत्नी वो पैसे खुद पर खर्च कर रहे थे और बच्चों को सिर्फ सूखा ब्रेड देते थे। ये सच जानकर रोन गुस्से से भर जाता है। विलियम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोन उसे रोक लेता है और तभी डी आकर उसे जोर से धक्का देती है। विलियम पानी में गिर जाता है और इस बार शार्क उसे नहीं छोड़ती। वो उसका शिकार बन जाता है। अब मौका था और रोन तुरंत बेसमेंट में जाकर मीट ले आता है। साथ ही उसे एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें डायनामाइट होता है। ये उनके लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। वो मीट के साथ डायनामाइट बांधते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। जैसे ही शार्क मीट की तरफ आती है, जोरदार धमाका होता है और शार्क खत्म हो जाती है। अब घर के अंदर का खतरा खत्म हो चुका था और उन्हें कार की चाबी भी मिल जाती है। दूसरी तरफ लीसा का दर्द बढ़ता जा रहा था क्योंकि डिलीवरी का समय आ चुका था। तभी अचानक घर टूटने लगता है और पानी में बह जाता है। लीसा किसी तरह खुद को बचाते हुए पानी के ऊपर आती है और एक लकड़ी का सहारा लेकर टिक जाती है। दर्द के बीच वो वहीं अपने बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन उसका खून पानी में फैल जाता है और ये फिर से शार्क को आकर्षित करने लगता है। अब खतरा पहले से भी ज्यादा करीब आ चुका था। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। लीसा अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए हर दर्द सह रही थी। उसने बच्चे को एक लकड़ी के सहारे ऊपर रखा ताकि वो पानी से दूर रहे और खुद एक नुकीली लकड़ी को हथियार बनाकर तैयार हो गई। जैसे ही एक शार्क उसकी तरफ बढ़ती है, वो पूरी ताकत से उस पर वार करती है। शार्क घायल होकर पीछे हट जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था।
तभी दूर से डकोटा ये सब देख रही होती है। वो तुरंत अपनी फिशिंग रॉड उठाती है और सही मौके पर निशाना लगाकर उस शार्क को मार गिराती है। फिर बिना समय गंवाए वो बोट लेकर लीसा की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही लीसा बोट में चढ़ने वाली होती है, एक विशाल शार्क अचानक हमला कर देती है और बोट को पलट देती है। पल भर में सब कुछ खत्म होता नजर आने लगता है। तभी ठीक उसी समय एडवर्ड अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक खास डिवाइस होती है जो शार्क को दूर भगाने के लिए बनाई गई है। वो उसे एक्टिवेट करके पानी में डाल देता है और उसका असर तुरंत दिखता है। आसपास की सारी शार्क पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी एक और शार्क तेजी से लीसा और डकोटा की तरफ बढ़ती है। हमला होने ही वाला था कि अचानक एक और बड़ी शार्क आकर उसे ही खत्म कर देती है। ये पल जैसे मौत और जिंदगी के बीच की आखिरी लड़ाई था। एडवर्ड तुरंत दोनों को पकड़कर बोट में खींच लेता है और सुरक्षित जगह पर ले जाता है। आखिरकार लीसा और उसका बच्चा दोनों सही सलामत बच जाते हैं। डकोटा भी अब सुरक्षित थी। तूफान ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। हर तरफ पानी ही पानी था और बहुत कम लोग ही जिंदा बच पाए थे। आखिर में लीसा अपनी माँ को कॉल करके अपने बच्चे को दिखाती है। उसकी आंखों में राहत और खुशी दोनों होती है। और इसी इमोशनल पल के साथ ये खतरनाक और दिल दहला देने वाली कहानी खत्म हो जाती है। तो फैमिली, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो अगले स्टोरी के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय।